को करता हुआ देखकर इतना स्नेह देते हैं, इतनी खुशियां देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि मैं कभी भी किसी भी तरह की किसी समस्या को सामने पाता ही नहीं हूँ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो भारत भाग्य विधाता में। ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो युवाओं और आज की पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहे हैं। और एक हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने शब्दों से सोचते हैं और सोच में समाज को बदलाव की शक्ति रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं विकास पचौरी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, प्रसन्न हैं। अच्छा, तो सर आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम विकास पचौरी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा में रहता हूँ और मुझे ईश्वर ने अंतिम सेवा कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विदिशा में किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उन्हें उनके निवास से मुक्तिधाम तक या उनके निवास हॉस्पिटल से दूर गांव तक मेरे को विदा करने का जो काम है वो ईश्वर ने दिया है। अच्छा, तो सर आपने ये जो सोच है, ये सोच आपके दिमाग में कब आई और आपने इसकी शुरुआत कब की? लगभग 10 या 12 वर्ष पहले मेरे परिवार के एक सदस्य की जब मृत्यु हुई तो उन्हें मुक्तिधाम ले जाने तक जिस सफ़र को हमने बहुत कष्टप्रद तरीके से तय किया, बीच में काफ़ी हमको समस्याएं आई क्योंकि जो हमारे प्रभु थे उनका वजन काफ़ी ज़्यादा था और विदिशा में मुक्तिधाम शहर के आखिरी कॉर्नर पर है। तो उस दिन की उस परेशानी को जब हमने झेला तो मन में यह विचार उठा कि क्यों ना इस सेवा को हम ही शुरू करें, बजाय सरकार को कोसने के या सरकारी व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाने के। तो उसी दिन शाम को बस फेसबुक पर यह संदेश लिख दिया शहर के नाम के, जब कभी किसी को शववाहन की आवश्यकता हो तो वह हमसे संपर्क करे और यह सेवा हम निःशुल्क करेंगे। और हमारे पास एक पुरानी मारुति वैन गाड़ी थी, उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई करके उसको हमने शववाहन बना लिया। उससे बस उस दिन से सेवा शुरू हुई है। तो आज तक की सेवाओं को मिला के मुझे लगता है 7,000 के लगभग हम पार्थिव शरीरों की निःशुल्क विदाई उनके निवास से मुक्तिधाम तक या हॉस्पिटल से दूर गांव तक अभी तक कर चुके हैं। प्रभु ने हमें इस सेवा का माध्यम बना दिया। तो सर, ये काम करने के लिए आपकी प्रेरणा कौन था? प्रेरणा तो वह घटना ही थी जो मैं आपको अभी जिक्र किया हूँ कि हमको बीच में परेशानी हुई, सरकार की जो व्यवस्था है वो समय पर हमें नहीं मिल पाई। मन में विचार आया कि हम ही शुरू कर दें, वही प्रेरणा थी। तो सर, इसमें आपके परिवार की क्या भूमिका रही है? मैं वो भाग्यशाली पति हूँ जिसको मेरी पत्नी प्रीति पचौरी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। मैं वो भाग्यशाली पिता भी हूँ जो मेरी दोनों बेटियाँ मेरी इन तमाम अंतिम सेवा की व्यस्तताओं को होने के बाद भी मुझसे कभी शिकायत नहीं रखती हैं, बल्कि मुझे सहयोग करती हैं, मुझे प्रेम करती हैं। मैं वो खुशनसीब बेटा हूँ जो मेरी माँ मुझे लगातार आशीर्वाद देती है कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं उतना ही खुशनसीब भाई भी हूँ जो मेरे दोनों छोटे भाई और जो मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन है वह मुझे स्नेह रखती हैं। इस मामले में मुझे शहर बहुत प्यार करता है। मुझे उन परिवारों से बहुत ही आत्मिक स्नेह मिलता है जिनके परिवार के कोई सदस्य शांत होते हैं तो उनको विदा करने का माध्यम ईश्वर बनाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान के रूप में मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली और बहुत ही ईश्वर कृपा पाने वाला व्यक्ति समझता हूँ जो मैं इतनी खुशियाँ पा पा रहा हूँ। अच्छा, सर आपने जैसे अपने पूरे परिवार के बारे में बताया कि इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं अपने काम के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ? अगर ये ख्याल आता है, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? मैंने आपको इसका लगभग जवाब पहले प्रश्न में दे दिया है कि मुझे परिवार, शहर, सभी लोग इस सेवा कार्य को करता हुआ देखकर इतना स्नेह देते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि मैं कभी भी किसी भी तरह की किसी समस्या को सामने पाता ही नहीं हूँ। चाहे वो बच्चों की हो, चाहे माता-पिता की हो, चाहे भाइयों की हो, चाहे दोस्तों की हो। सभी लोगों का कोऑपरेशन मेरे साथ रहता है। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं रहती। ठीक चल रहा है। अच्छा, सर आप पहले पत्रकारिता क्षेत्र में भी रह चुके हैं,
तो सर आज की पत्रकारिता और जिस समय में आपने पत्रकारिता की थी, इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? पत्रकारिता तो अभी भी जारी है। दैनिक सांध्य प्रकाश अखबार जो है, हम्म। उसका विदिशा जिले का ब्यूरो का कार्य मैं अभी देखता हूँ, हम्म। और ये नियमित जारी है कई हम्म। वर्षों से। जब पत्रकारिता को आज से लगभग 12 या 15 वर्ष पूर्व मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मोबाइल का दौर नहीं था और समाचारों को ईमेल के द्वारा भेजा जाता था। तो उस समय से लेकर आज के समय में जो प्रमुख बदलाव है वो है, इस डिजिटल क्रांति ने इस पत्रकारिता को बहुत ज़्यादा मुखर कर दिया है। और अखबार में जो छपता है वो अगले दिन सुबह आता है, और जो घटना होती है वो सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुझे लगता है कुछ मिनटों में ही आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर। आप लोग भी इसको करते होंगे आपके प्रोफेशन में। तो इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं समाज को, और नकारात्मक भी मिले हैं। सकारात्मक ये है कि यदि देश में कोरोना हुआ है और कोरोना की महामारी में जो सावधानियां रखना है, उसको कुछ एक मिनटों में हमने पूरे देश को कह दिया, और पूरे देश ने उसको समझ लिया और उस पर अप्लाई करके देश का एक बड़ा नुकसान होने से बचा। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि को रातों रात बढ़ाने के लिए कुछ फर्जी तरीके से कुछ फर्जी बातें या कुछ काल्पनिक घटनाओं को बनाकर और जनता के बीच में परोस दिया जा रहा है। तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमारे देश को नुकसान करता है, मुझे लगता है। तो सर जैसे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक आपने जैसे बताया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या पत्रकारिता सच में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है? तो क्या ये सही है? क्या पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठता है? क्या उनके ऊपर जैसे आपने बताया कि फेक न्यूज जो है वो चलती है, तो पत्रकारिता पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो इस चीज पे एज अ पत्रकार आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? देखिए, जहां तक सवाल उठाने की बात है तो वो तो भगवान श्री राम के ऊपर भी उठे थे। सवाल तो उठते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके दो पहलू हमेशा रहते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। निर्भर करता है आपकी सोच पर कि आप उसको, उस घटना को या उस माहौल को या उस विषय को किस रूप में ले रहे हैं। मुझे लगता है डिजिटल होने से देश को फायदा ज्यादा हुआ है बजाय नुकसान होने के, और देश की उन्नति में पत्रकारिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। क्योंकि संचार क्रांति से पत्रकारिता के जो मायने हैं वो काफी मुखर हो गए हैं, काफी ज्यादा देश को फायदा देने वाले हो गए। मुझे लगता है जो हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है, देश के हित में हो रहा है। अच्छा, तो सर क्या आपने अपने आप को चेंज किया है? क्या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं? सांध्य प्रकाश जो हमारा है वह ठीक वैसा ही प्रकाशित होता है जैसा लगभग 50 वर्ष पहले की हमारी संस्था है तब से जो प्रकाशित हो रहा है अखबार, वो तो वैसा ही चल रहा है। लेकिन उसके साथ हम लोगों ने हमारे अखबार की एक वेबसाइट बनाई है, एक ई पेपर हम लोगों ने बनाया है, और समय के साथ हमने भी अपडेट किया है। उसका जो प्रकाशन कई वर्षों से होता आ रहा है वह तो चल ही रहा है, लेकिन उसी को हमने डिजिटल मोड पर भी कर दिया है ताकि उसको पूरा विश्व पढ़ सके, पूरा विश्व उसको समझ सर सके। जैसे आपका सामाजिक क्षेत्र में तो काफी अच्छा नाम है, साथ आप पत्रकारिता में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने अभी सुनो रेडियो नाम का भी एक रेडियो चालू किया है। तो इसके बारे में आपको कैसे विचार आया और आपने इसको क्यों शुरू किया? दरअसल मैं अधिकांश समय मृत्यु के साथ रहता हूँ। विदिशा में किसी की भी मृत्यु होती है तो उनको मुक्तिधाम लेकर जाना या उनको हॉस्पिटल से किसी दूर गांव तक विदा करना, देहदान के संकल्प पत्र भरवाता हूँ, मैं नेत्रदान के संकल्प पत्र भरवाता हूँ, मैं रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी एक सेवा की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे सौंपी है। तो लगातार सेवा के क्षेत्र में रहने से मुझे ये लगता था कि जैसे देहदान को लेकर जो एक आम व्यक्ति के मन में जो एक अवधारणा है, उसको कैसे हम ठीक से उनको समझाएं, कैसे हम उनको ये बताएं कि ये बेहद कीमती शरीर है और ये देश के बहुत काम आता है मृत्यु के बाद। देहदान जो होता है जो मैंने भी किए, हमारा एक बड़ा परिवार है, हम लोगों ने जो देहदान के संकल्प लिए, और
आपको शायद आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश का वो पहला विदिशा शहर है जहाँ पे 27 व्यक्तियों के पार्थिव शरीरों का दान विदिशा मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद ये भारत के इस जनसंख्या के शहरों को अगर हम समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है भारत का भी पहला ये हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इन सारे विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए जो तमाम प्लेटफॉर्म है, जैसे हम सोशल मीडिया में फेसबुक पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, टेलीग्राम पर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक रेडियो का भी काम होना चाहिए। एक मोबाइल में एक ऐसा ऐप हम करें जिसको विश्व के किसी भी कोने में सुना जा सके। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रहते हैं, उन तक भी हमारी सूचनाएं पहुंच सके, हमारे विचार पहुंच सके। इस सोच से फिर हमने सुनो रेडियो के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और आपको बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि अभी मात्र आज 29 तारीख है, तो आज हमारा सिर्फ 29वां दिन है, और जो उसको सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने वाले हैं, वो 2K से ऊपर पहुंचे हैं। 2K मतलब 2000 होता है शायद, 2000 से ऊपर आ गए, 2K लिखा। तो ये ईश्वर की कृपा रही कि उसको लोगों ने अप्रिशिएट की। तो सर, आपका परिवार इस क्षेत्र में काफी बड़ा है, तो ऐसे ही आपने अभी देहदान के बारे में बातचीत की है, जैसे कि 27 लोग अपना देहदान कर चुके हैं, तो अभी हमारे लिस्ट में इतनी कितनी संख्या है जो कि देहदान कर चुके हैं? देखिए, करीब 1200 से ऊपर व्यक्तियों ने तो मृत्यु उपरांत देहदान के संकल्प पत्र भरे। मतलब उन्होंने यह अपनी वसीयत लिखी है, लिखित, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पार्थिव शरीर को किसी भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया जाए। ये संकल्प लिया है, और जिन्होंने संकल्प लिया है उन्हीं में 27 व्यक्तियों को प्रभु ने बुलाया, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में ले जाकर हम लोग दान। सर, इसी के साथ आप आज के समाज को क्या संदेश देना चाहें? देखिए, इस लायक तो ईश्वर ने मुझे नहीं बनाया है कि मैं समाज को संदेश दूं, क्योंकि यह तो बहुत ही जो प्रखर व्यक्तित्व होते हैं उनका काम होता है। मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन संदेश न देते हुए मैं अनुरोध और निवेदन जरूर ये करना चाहता हूँ इस पूरी कायनात से, इस पूरी दुनिया से, और हर उस इंसान से जिसके अंदर एक ईश्वर का निवास है, कि यदि ईश्वर ने हमको इस सृष्टि पर भेजा है और प्रकृति हमको इतनी सारी चीजें देती है जिससे हम अपने जीवन को आनंदमय गुजारते हैं, तो हम भी इस प्रकृति को कुछ दें, इस देश को कुछ दें, इस समाज को कुछ दें। और जब हम जाएं यहाँ से, तो हम इसको छोड़कर ना जाएं, इसको देकर जाएं। छोड़कर तो सभी जाते हैं, लेकिन यदि हम जागरूकता से अपने जीवन को जीते हुए ये सोचेंगे कि बजाय छोड़ के जाने के हम इसको देकर जाएं, मुझे लगता है ये हमारे जीवन को सफल होने के लिए भी बहुत एक अच्छा माध्यम होगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए भी ये हमारा एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे ये दो नेत्र हैं कीमती, जो किसी को एक नई जिंदगी, नई रोशनी दे सकते हैं। हमारा ये शरीर है, ये हमारी खाल है। आप जैसी कई सुंदर बच्ची हैं देश में जिनके ऊपर तेजाब का अटैक करके उनको कुरूप कर दिया है, हमारी ये खाल उनको लग के अच्छा उन्हें जीवन दे सकते। हमारे ये शरीर के तमाम अंग हैं जिनको हम ले जाके मुक्ति धाम पर 2.5-3 क्विंटल लकड़ी में जला देते हैं, यानी एक पूरा का पूरा एक पेड़ जो है उपयोग आता है हमारे इस शरीर को अग्नि को समर्पित होते समय। मतलब उसको विशुद्ध भाषा में कहा जाए तो जब हमको जलाते हैं हमारी लाश को, सीधे शब्दों में सुनो आप, जब इस लाश को तो लगाया नहीं, और जिस दिन हम गए उस दिन एक पेड़ को साथ में लेके चले गए, कि कीमती नेत्रों को जला दिया। जो ईश्वर ने इतनी कीमती हमारे लिए सारे अंग दिए, इनको हमने जला दिया। हमारे शरीर को जलने से जो दुर्गंध निकली उससे ये वायुमंडल प्रभावित हुआ, ओजोन परत प्रभावित हुई। तो हमने क्या दिया, प्रकृति को क्या दिया, देश को क्या दिया, जीवन में हमने पीड़ित मानवता को क्या दिया। हालांकि कुछ लोग देते हैं, काफी लोग देते हैं, लेकिन मैं एक आम बात कर रहा हूं, तो कम से कम जाते जाते हम यही सब दे जाएं। तो एक लाइन कहना चाहता हूं कि आप छोड़कर मत जाइए, आप देकर जाइए। अब वो देकर जाने में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दे सकते हैं। लोगों को प्यार देकर जाइए, लोगों से को अच्छा व्यवहार देकर जाइए, नेत्र देकर जाइए, शरीर देकर जाइए, जीते जीते रक्त देकर जाइए। आपके घर में पुराने ऐसे कपड़े जो आपको उपयोग नहीं आ रहे उन्हें दे दीजिए। आपके घर में बहुत सारी ऐसी मरीज उपकरण सामग्री है जो आपके कभी काम ही नहीं आना, हर दिवाली पे उठाते हो साफ करके फिर रख देते हो, उन्हें दे दीजिए। छोड़ के मत जाओ, देकर जाओ। ये मेरा एक संदेश है आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से। यदि इसको कोई मान सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया तो चली रही है, सभी लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, देकर कोई जा नहीं रहा। इतनी सी बात। छोड़कर नहीं, देकर जाइए। जी हाँ, तो ये थे हमारे समाज सुधारक विकास पचौरी जी, जिनकी सोच और विचार इस समाज को बदलाव लाने में शक्ति रखते हैं। जी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और इसी के साथ मिलते हैं मैं हम। आपका भी बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी, आपकी इतनी कम उम्र है और आप इतना प्रखर बोल रही हैं, आप इतने अच्छे से प्रस्तुतिकरण दे रही हैं। यह भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी का एक बड़ा योगदान है। आप भी खूब खुश रहो। थैंक यू सर। नमस्कार।